चरित्रहीन कौन? मैं अभी तक आपने सुना कि दरवाजे पर खटका हुआ, लेकिन दिमाग में विचारों का तूफान मचल रहा था और उस शोर में वो खटखटाहट सुन ही नहीं रही थी। खटखटाहट जब दरवाजा टूटने के कागार पर आई, तब जाकर मैं होश में आई। लपकर दरवाजे की ओर गई और जब कपीश की आवाज सुनी तो दरवाजा खोल उससे लिपट कर बेतहाशा रोई। मेरी रोते रोते हिचकियां बंध गई। कपीश मेरा यह रूप देखकर कुछ घबरा गया और पूछने लगा, अब आगे सुनिए, क्या हुआ? क्या हुआ सुरभि? रो क्यों रही हो? बताओगी तो पता चलेगा ना। तुम्हारे माता पिता ठीक है ना? कपीश के सवाल मेरे कानों से टकराकर लौट रहे थे। काफी देर तक रोने के बाद मैं चुपचाप बिस्तर पर लेट गई। कपीश ने खाने के लिए पूछा तो मैंने उसे कुछ जवाब नहीं दिया और चुपचाप लेती रही। कपीश ने भी ज्यादा कुछ न पूछते हुए खाने के लिए नीचे चला गया। मैं वैसे ही पत्थर की मूरत सी लेटी रही। कपीश के इस तरह के नजरअंदाज करने से मुझे और दुख हुआ। थोड़ी देर तक कपीश खाना खाकर लौट आया और फिर पूछने लगा कि रो क्यों रही थी, सब ठीक है ना? मैं उसके इस सवाल से और आहत हो गई। क्या उसे मेरी हालत से जाहिर नहीं हो रहा था कि कुछ तो खास हुआ है जो मैं इतनी परेशान हूं? उसके बावजूद भी उसका व्यवहार मेरे प्रति कितना औपचारिक है। क्या बात करूं मैं इससे? कपीश अब खुद भी बिस्तर पर आ लेट गया। मैं बहुत कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन भरोसा नहीं कर पा रही थी। काफी देर यूं ही गुमसुम सी सोच में डूबी रही और फिर कपीश को कहा, कपीश, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ कहो। क्या हुआ? कपीश ने उत्सुकतावश मगर रूखे स्वर में पूछा। मैं इस घर में सुरक्षित महसूस नहीं कर रही। मेरा मन नहीं लगता यहां। मैंने खोई खोई सी आवाज में कपीश को कहा। सीधे सीधे कहो कि क्या हुआ, पहेलियां मत बुझाओ, कपीश ने सपाट स्वर में कहा। जिस अंदाज में कपीश बोला, उससे मेरा हौसला थोड़ा बुझ सा गया। फिर भी अपनी बात को जारी रखते हुए मैंने सारी घटना उसे बता दी और उसके चेहरे की तरफ देखने लगी कि अब उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी। कपीश खामोश सा सुनता रहा और काफी देर तक कुछ न बोला। आखिर में बस उसने इतना कहा कि तुम्हें खुद संभल कर रहना चाहिए। खुली मिठाई पर तो मक्खियां चिपकती ही हैं। इस बात को ज्यादा तूल दोगी तो घर में क्लेश होगा, जिसमें घर की और तुम्हारी दोनों की बदनामी है। इतना कहकर कपीश मुंह फेर कर सो गया। उसका प्रतिक्रिया ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। अगर किसी पर पुरुष की नियत मेरे प्रति खराब होती है, तो क्या उसके लिए मैं दोषी हूं? क्या मेरी इज्जत इतनी सस्ती है कि कोई भी हाथ डाल दे? यह कैसा पति है जिसे इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ा कि किसी ने उसकी बीवी की मर्यादा भंग करने की कोशिश की है। लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगी। आइंदा ओंकार ने जरा भी नजर टेढ़ी की तो उसका ऐसा हश्र करूंगी कि फिर कभी ऐसा किसी के साथ भी करने की भूल नहीं करेगा। कपीश और मेरे रिश्ते में तो पहले से ही दरार आने लगी थी। बची खुची कमी आज के हादसे ने पूरी कर दी। कोई भी पत्नी ऐसी स्थिति में अपने पति से ऐसी उम्मीद नहीं कर सकती। पूरी रात मेरी जागते जागते गुजर गई। मैंने सोचा कि मां से कुछ नहीं छिपाऊंगी। अगले दिन सुबह मेरा ऑफिस जाने को मन नहीं किया। मैं सीधे अपने मायके चली गई। पापा घर पर नहीं थे। मन की उदासी चेहरे पर तो जाहिर हो ही रही थी और माँ भी मुझे यूं अचानक देखकर थोड़ी चिंतित हुई। पर मैं चुपचाप माँ से गले मिली और खुद ही पानी लेने रसोई घर चली गई। माँ तो माँ है, बिन कुछ कहे ही बच्चों के दिल तक पहुंच जाती है। उन्हें कुछ खटका हुआ, लेकिन सीधा कुछ भी मुझसे पूछना उन्हें शायद ठीक नहीं लगा। मैंने टीवी ऑन किया और सोफे पर लेट गई। माँ थोड़ी देर में चाय और कुछ खाने के लिए बनाकर ले आई। मैं उठकर बैठ गई और चाय पीते पीते माँ पापा का हाल चाल पूछने लगी। इधर उधर की बातें करती रही तो माँ ने बीच में ही टोक दिया। सुरभि, यहाँ सब ठीक है बेटा, तू बता, तुझे क्या हुआ है? इतनी मुरझाई सी क्यों लग रही है? तबीयत ठीक नहीं या कपीश से झगड़ा हुआ है? घर पर सब ठीक है ना? माँ के इतने सारे सवाल और जवाब एक भी नहीं। क्या क्या बताती मैं? ससुराल, कपीश या खुद के बारे में? कुछ भी तो ठीक नहीं था। मैं सोच में उलझी हुई थी कि माँ ने प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, तू आज भी हमारे लिए पहले वाली छोटी सी सुरभि ही है। यहाँ कुछ नहीं बदला। अगर तुझे कोई तकलीफ है तो खुलकर अपनी माँ को बता। हमारा भी तेरे सिवा और कौन है?
माँ की बातें सुनकर आंखें फिर भर आईं। अब की माँ ने मुझे झुकाते हुए मेरा सर अपनी गोद में रख लिया और कहा, बता बेटा, क्या परेशानी है? माँ की गोद मुझे स्वर्ग सी महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे एक यही तो शांत जगह है जिसके लिए मैं दिन रात भटकती हूँ और फिर भी नसीब नहीं होती। कैसा सुकून है माँ की गोद में। ऐसा लग रहा है दिमाग के सारे विकार घुलते जा रहे हैं। नींद से बोझल मेरी आंखें बंद होने लगी। माँ ने भी मुझे जगाया नहीं और न जाने कितनी देर मैं माँ की गोद में सर रखे ऐसे ही सोती रही। जब आंख खुली तो एक बार मन में शंका हुई कि कहीं कपीश का फोन तो नहीं आया होगा दफ्तर में। वहां मेरे न मिलने पर क्या प्रतिक्रिया होगी उसकी। जब उसे पता चलेगा कि मैं आज दफ्तर पहुंची ही नहीं तो क्या विचार आएगा उसके दिमाग में। फिर अचानक खुद ही मुझे जवाब मिला गया। जब कपीश को न तो मेरे अस्तित्व और न सम्मान की परवाह है तो वह क्या सोचता है मेरे बारे में। इस बात की मैं भी क्यों परवाह करूं? मुझे क्या मायके आने के लिए भी उसके दस्तखत की जरूरत है? मुझे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। खुद को समझा मैं उठकर बैठी और माँ से बोली, माँ मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ। माँ कल मैं ऑफिस से जल्दी घर चली गई थी। सर भारी हो रहा था तो सोचा घर चलकर कुछ आराम कर लूं। और फिर कपीश को घर वालों के साथ माखन की रजिस्ट्री के चक्कर में बाहर जाना था। मैंने सोचा चलो कुछ घंटे आराम रहेगा। मैं घर चली गई लेकिन जाकर पता चला कि ओंकार तो वहीं है। कपीश केवल सास ससुर के साथ ही गया था। और माँ कैसे कहूँ, ओंकार ने कल मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। हालांकि उसकी नजर में यह दोष मुझे काफी समय से महसूस हो रहा था, लेकिन कल तो उसने सारे हदें ही तोड़ दी। कहते कहते मेरे फिर रुलाई फूट पड़ी। माँ मुझे हतप्रभ सी देखती रह गई। मेरे चुप होने पर माँ ने कड्डा चक्कर कहा कि तूने चांटा क्यों नहीं लगाया उसके मुंह पर। बाहर धक्का मारती और कमरा बंद कर लेती, या फिर सीधा मेरे पास चली आती। हम अपने आप देख लेते क्या करना है। मजबूत से मजबूत औरत जब ऐसी परिस्थिति में आती है तो 100 बार सोचने पर विवश हो जाती है। कहीं घर न टूट जाए, कहीं मैं ही बदनाम न हो जाऊं। मेरी बात का कोई यकीन भी करेगा या कोई मेरा साथ देगा। मैं भी यही सोचती रही और बाहर निकल गई, लेकिन मैंने सोच लिया था कि अब की बार ओंकार की खैर नहीं। तूने कपीश और सास ससुर को नहीं बताया? माँ ने गुस्से में पूछा। सास ससुर मेरे कब थे माँ जो मैं उनको कुछ बताती या वो मेरा साथ देते? हाँ, कपीश को जरूर बताया, लेकिन उसने भी बात आई गई कर दी और ऊपर से मुझे ही नसीहत दे डाली। मेरा मन उचाट सा हो गया। एक पल के लिए लगा कि मैं बहुत कमजायर हूं। खोई खोई सी आवाज में मैंने कहा, तू चिंता न कर सुरभि। तेरे माता पिता जब तक है तुझ पर कोई आंच नहीं आने देंगे। बेटा, हम यह भी नहीं चाहते कि तेरा घर संसार उजड़े, लेकिन यह भी हकीकत है कि औरत को कुछ परिस्थितियों में खुद को मजबूत बनाकर अपनी लड़ाई लड़नी होती है। सबके साथ होने के बावजूद भी खुद ही फैसले लेने होते हैं। हम तुझे यहाँ बुला लेंगे तो तेरा जीवन बिखर जाएगा। ससुराल ही तेरा अपना घर है। हम हर कदम पर तेरे साथ हैं, मगर तू मजबूत बन। ऐसी किसी भी परिस्थिति का खुलकर विरोध कर और सबके सामने अपनी बात रख। कोई यकीन करे न करे, लेकिन जो गुनाहगार है उसको कुछ तो शर्म आएगी। अगर फिर भी तुझे परेशानी महसूस हो तो सीधा पुलिस में शिकायत दर्ज करा। अपने हाकियों के लिए लड़ना सीख। खुद को ऐसा बना कि कोई भी तेरे साथ गलत करने की सोच भी न सके। माँ मुझे समझाती रही। माँ के शब्द मेरे अंदर एक नई ताकत और उत्साह बनकर उतर रहे थे। मैंने भी मन ही मन सोच लिया था कि बस अब और नहीं, हर ज्यादती का मुंहतोड़ जवाब दूंगी। अन्याय को हावी नहीं होने दूंगी। मेरे अंदर की बेचैनी के बादल छंटने लगे थे। कुछ देर माँ के पास बिता मैं वापस घर की ओर चल दी। अब की मेरे कदम आत्मविश्वास से भरे थे। दफ्तर से छुट्टी ली थी, आज इस बात का पता घर पर नहीं था। मैं घर की चौखट तक पहुंची तो कान में सास और जेठ की आवाजें पद्धी। मेरे कदम वहीं ठिठक गए। इन्हें अंदेशा नहीं था कि मैं इस समय घर आ सकती हूँ। मैं दरवाजे की ओट में छिप गई और सुनने की कोशिश करने लगी। मुझे तो पहले ही लगता था कि यह लड़ी डेच की बदचलन है। कपीश ने मुझे शादी से पहले ही बता दिया था कि इसके दफ्तर के लोग इसके बारे में कैसी बातें करते हैं। फिर पता नहीं क्यों इसी से शादी कर ली। सास जेठ से कह रही थी से, हाँ मॉम, आपको क्या बताऊं, कल तो इसने हद ही कर दी। इसने देखा कि कोई घर पर नहीं है तो सीधा मेरे कमरे में आ गई
और वो भी रात के कप डेढ़ों में। इसने पहले से ही सोच रखा था कि कल कोई घर पर नहीं होगा, इसलिए दफ्तर से इतनी जल्दी घर आ गई। ये तो अच्छा हुआ पुष्प घर पर थी। उससे पूछो मैंने कैसे इसका हाथ पकड़ डेच कर अपने कमरे से निकाला। बोलती क्यों नहीं पुष्प, बता मॉम को कल की बात। जेठ सास को बता रहा था, लेकिन पुष्प की कोई आवाज नहीं आई। शायद वो इतनी सफाई से सफेद झूठ नहीं बोल पा रही थी, लेकिन मालिकों के झूठ को कैसे बेपर्दा करे। मेरा खून खौल रहा था, लेकिन मैं और सुनने की कोशिश करने लगी। और कपीश कपीश ने मेरे बारे में अपने घर वालों को क्या उल्टा सीधा कह रखा है। कपीश तो कहता है कि इतने साल मेरे साथ घूमती रही और संबंध दूसरों से बनाए तो ऐसे ही थोड़े छोड़ दे दूंगा इसे। शादी तो इसी से करूंगा और उसके बाद बताऊंगा कि धोखा क्या होता है। सास फिर कहने लगी। मेरा दिमाग भन्ना रहा था। मतलब इतनी बद्धी साजिश मेरे खिलाफ, वो भी कपीश ने की, जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था कभी मुझे। मैं अचानक से चौखट लांघती हुई उनके सामने से गुजर सीधा अपने कमरे में पहुंच गई। मुझे उस समय उचित नहीं लगा कि मैं इनसे बहस करूं, और करती भी तो क्या मिलता सिवाय अपमान के। जब अपना पति ही शातिर हो तो दूसरे को क्या इल्जाम दूं। पहले तो उसे कटघरे में खरीदीदा होना पद्धत देगा। मेरा मन फिर बेचैन होने लगा। ऐसा लगा जैसे इस घर में मैं जबरदस्ती रह रही हूं। किस बंधन से बंधी बैठी हूं यहां। मेरा मन फिर दिशाहीन होने लगा। क्या करूं? कपीश से पूछूं? हाँ, पूछना तो होगा, पर पूछ कर भी क्या मिलेगा। ये सारा रिश्ता धोखे की नींव पर ही तो खड़ा है। लेकिन मेरे माता पिता ने अपना सब कुछ मेरी शादी में लगा दिया। अब उनके पास सिर्फ उनकी इज्जत है। क्या मुझे उनके लिए कपीश से सवाल नहीं करना होगा? कपीश को जवाब देना होगा। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? यही कारण है कि वो मुझसे खींचा खींचा रहता है। मेरी उसे किसी तरह की कोई परवाह नहीं। और अभी कुछ दिन पहले तो घूमने जाने के लिए जिद कर रहा था। समझ नहीं आ रहा कौन सा खेल खेल रहा है वो मेरे साथ। मेरा मन नहीं लग रहा था। शाम हो ही गई थी। सोचा कुमुद जी आ गई होंगी दफ्तर से। सोचते सोचते उनके घर को चल पड़ डेढ़ी। जेठ और सास नीचे अब भी बैठे थे। मैं उनसे बिना कुछ बोले निकल रही थी कि सास ने सवाल दाग दिया। किधर जा रही हो? अब तुम ब्याहता हो, ये गुल खिलाने बंद करो। हमारी समाज में इज्जत है। कितने यार पाल रखे हैं तुमने जो घर वालों से सीधे मुंह बात ही नहीं करती। सास ने इतने अभद्र तरीके से कहा कि तन मन में आग लग गई। उपेक्षा तो वे हमेशा ही करती थी, लेकिन इतनी गंदगी पहली बार उनके मुंह से सुनी थी। मैं बिना कोई जवाब दिए बाहर जाने लगी तो जेठ दरवाजे पर आ खड़ा हो गया। मैं साइड से निकलने लगी तो हाथ बरहा रास्ता रोक दिया। मैं सुन्न सी हो गई कि आखिर ये लोग क्या चाह रहे हैं। मेरी सास जेठ को कह रही थी कि दरवाजा बंद कर दे और इसे इसके कमरे में बंद करके आ। अब जब कपीश घर पर आएगा उसी के सामने इसकी करतूतों का पर्दाफाश होगा। पति के होते हुए जेठ पर डोरे डाल रही है। ऐसी लड़की हमें अपने घर में नहीं रखनी। मेरा सब्र का बांध टूट गया और चिल्लाकर मैंने अपनी सास से कहा, बदचलन, मैं नहीं तुम्हारा अपना बेटा है जो घर में मुझे अकेला पा मेरी इज्जत से खेलने मेरे कमरे में घुस आया। पुष्पा ने अपनी आंखों से सब देखा है। किसी ने भी मेरे साथ ज्यादती करने की कोशिश की तो अब पुलिस को बुला लूंगी। जेठ मेरा हाथ पकड़ दिया, मुझे मेरे कमरे की ओर खींचने लगा। मैं उससे हाथ छुड़ाने की बेकार कोशिश कर रही थी। मेरे कमरे में मुझे अंदर धक्का देते हुए ओंकार ने जबरन मेरे चेहरे पर अपना चेहरा ढक दिया और मेरे शरीर को टटोलने लगा। मैं चीखने लगी और न जाने कितनी ही बद्दुआएं और गालियां मेरे मुंह से निकल रही थी दोनों माँ बेटे को। मुझ पर कड़ेड़ी नजर रखने का ओंकार को निर्देश दे मेरी सास नीचे से ही बाहर निकल गई। सब कुछ सोच समझकर और जानबूझकर किया जा रहा था। एक बार तो मैं ओंकार से बच निकलने में कामयाब हो गई थी, लेकिन आज वो हैवान मुझे हर तरह से अपनी हवस का शिकार बनाने को उत्सुक था। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन ओंकार मुझ पर पूरी तरह से हावी था। मैं चीख रही थी, रो रही थी, और ओंकार सिर्फ मेरे कानों में हैवानियत और गंदगी से भरे शब्द बोले जा रहा था। मैं अपनी ही नजरों में गिर चुकी थी। अचानक से कपीश कमरे में दाखिल हुआ और मुझे इस हाल में देख गालियां देने लगा। अपने साथ अचानक हो रहे इस तरह के व्यवहार से मैं बौखला गई थी। दिमाग काम नहीं कर रहा था, क्या करूं और क्या नहीं।
हालात ऐसे हो रहे थे कि क्रोध और दुहा खून बनकर नसों में उफन रहा था। लग रहा था कि निश्चित ही आज किसी का कत्ल हो जाएगा, या मेरा या फिर इन लोगों का। मैं कपीश से बहुत कुछ पूछना चाह रही थी, लेकिन वो मेरी कुछ नहीं सुन रहा था। मैं रो रही थी, चीख रही थी, लेकिन शब्द मेरी जुबान पर अटक रहे थे। आज सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये घर, ये रिश्ता और मैं भी। न कोई अपना और न कोई सहारा नजर आ रहा था। बदहवास सी मैं भागकर फोन के पास लपकी, लेकिन कपीश ने मेरे हाथ से रिसीवर फेंक दिया। मुझे महसूस हुआ जैसे ये लोग मुझे मारना चाहते हैं। बस मैं बिना कुछ सोचे समझे अपने अर्धनग्न तन को छिपाती नंगे पांव ही भागती चली गई, बिना पीछे देखे कि कोई मेरे पीछे आ रहा है या नहीं। शायद कोई आया भी हो या शायद कोई नहीं भी, लेकिन उस समय मेरे दिमाग में केवल कुमुद जी का नाम ही आया। मैं दौड़ती छिपती उनके घर पहुंच गई। कुमुद जी शायद अभी अभी घर पहुंची थीं। मुझे इस हालत में देखकर घबरा गई। मैंने अंदर घुसते ही दरवाजा बंद कर दिया कि कहीं कोई मुझे ढूंढता ढूंढता यहाँ न पहुंच जाए। कुमुद जी के गले लग मैं बेतहाशा रोए जा रही थी। उन्होंने मुझे बद्धी बहन की तरह अपनी छाती से लगा लिया और मानसिक संबल दिया। कुछ शांत होने पर मैंने उन्हें आप बीती बताई। मेरी बात सुनकर वे चौंकी नहीं, शायद इसलिए कि वे भी इस यातना को भोग रही थीं। बेहद सहज भाव से उन्होंने कहा कि सुरभि, मैं तो अपनी मजबूरियों के चलते इस भंवर से नहीं निकल पा रही, लेकिन तुम मत हारना। अपनी लड्ढाई मजबूती से लड्ढो और इन वहशियों को दिखा दो कि औरत इतनी कमजायर नहीं कि तुम्हें अन्याय के खिलाफ जवाब न दे सके। इनके घर पर फोन नहीं था, इसलिए वे मुझे अंदर से कमरा बंद कर बैठने को कह बाहर निकल गई। बाहर जाकर उन्होंने पुलिस को फोन किया और अपने पते पर बुला लिया। आधे घंटे के भीतर ही पुलिस पहुंच गई। मैंने अपने ससुराल वालों के खिलाफ लंबी चौधी स्टेटमेंट लिख दी, जिसकी एक कॉपी उन्होंने रख ली और एक मुझे दे दी। एक पुलिसकर्मी ने मुझसे पूछा कि यदि मैं कहीं सुरक्षित जगह जाना चाहूं तो वो मुझे पहुंचा देंगे, लेकिन कुमुद जी ने कहा कि आज रात मैं उनके पास ही रुकूं। कल वे खुद मुझे मेरे माता पिता के पास छोड़ दिए जाएंगी। मुझे भी लगा कि शायद अभी माँ के पास जाना सुरक्षित नहीं होगा। कपीश मुझे ढूंढता ढूंढता सबसे पहले वहीं पहुंचेगा। रात यहीं रुकना ठीक रहेगा। पुलिस अपनी कार्यवाही करके चली गई। बिन शाख के पत्ते की तरह हो गई थी आज मैं। रिश्ते तो खराब हो ही रहे थे, लेकिन इस कदर बर्बादी लिखी थी नसीब में, यह नहीं सोचा था। दुनिया से खुद को बचाया और आज अपने ही घर और अपनों के हाथों ही लुट गई। कपीश जैसे लोग समाज में उन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने घर वालों से तो मोह रखते हैं, लेकिन जहां न्याय और सम्मान की बात आती है वहां पत्नी की इज्जत भी खून के रिश्तों पर वार देते हैं। बड्ढे भाई का व्यभिचारी आचरण गलत नहीं लगा, लेकिन पत्नी का न्याय के लिए सवाल उठाना गलत लगा। बड्ढे भाई की नजर का खोट गलत नहीं था, गलत मैं थी जो भरसक प्रयत्न के बाद भी उसकी हवस का शिकार हुई। मुझे कपीश से घृणा हो रही थी, मुझे अपने आप से घृणा हो रही थी कि क्यों मैंने जीवन साथी चुनने में इतना बड्ढा धोखा खाया। इससे तो मैं कुंवारी ही अच्छी थी। मेरे गरीब माँ बाप का खून पसीने से कमाया धन भी गया और इज्जत भी, और इन लोगों का क्या गया। पैसे वाले तो लाख गंदगी में डूब जाए पर इन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। लेकिन कपीश, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं पल्ला झाड़ने दूंगी। तुमने मेरा जीवन बर्बाद किया है, कुछ तो तुम्हें भी भुगतना होगा। भगवान इतना अन्यायी तो नहीं हो सकता। कुमुद जी की बातें मुझे हौसला तो दे रही थीं, लेकिन आंखों के आगे फैला अंधकार कुछ भी सोचने समझने नहीं दे रहा था। माँ के घर जाऊं तो ब्याहता लड़ाकी के घर बैठने का दुहक मेरे बूढ़े माँ बाप को जीने नहीं देगा, और फिर ससुर वाले भी उनका जीना हराम करके रखेंगे। लेकिन मेरे पास दूसरा कोई आसरा है भी तो नहीं। कहाँ जाऊं? क्या सोच रही हो सुरभि? अपने दिल से सभी दुविधाओं को निकल दो। मन की आवाज ईश्वर की आवाज होती है, उसकी सुनो और आगे बढ़ती जाओ। मैं तुम्हारे साथ हूं। कुमुद जी ने मेरे कंधे पर हाथ रख पूछा। कुमुद जी, जिंदगी ने आज ऐसे रास्ते पर लाकर खड्डा कर दिया है जहां से चारों ओर अंधेरे ही अंधेरा दिख रहा है। रोशनी की एक भी किरण नहीं दिखती। सबसे बड़ी समस्या तो रहने की है। माँ बाप के साथ रह मैं उन और दुहक नहीं पहुंचाना चाहती, और अगर मैं उनके पास चली भी जाऊं तो न तो उन्हें दुनिया जीने देगी और न ही मेरे ससुराल वाले। क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं? कहते कहते मेरी रुलाई फिर फूट पड़ी। नहीं सुरभि, मानती हूं कि इस समय गहन अंधकार है, लेकिन रास्ता तो फिर भी है कहीं ना कहीं। बस मन को स्थिर रखकर देखने की जरूरत है। और तुम इतनी परेशान न हो, आत्मनिर्भर हो तुम।
कहीं भी अपना गुजारा कर सकती हो। रही बात माता पिता की, तो इस हालात में अकेले परिस्थितियों से जूझते देखेंगे तुम्हें तो ज्यादा दुखी होंगे। उन्हें तुम सारी स्थिति से अवगत करा दो ताकि वो भी परिस्थितियों को समझ सके। बाकी यह घर भी तुम्हारा है सुरभि, जब तक तुम चाहो यहाँ रह सकती हो। तुम्हारे यहाँ रहने से हर तरह से मुझे सहारा ही मिलेगा, कुमुद जी ने मुझे समझाया। माँ से बात करने की इच्छा हो रही थी और इसके लिए मुझे घर से बाहर जाना पड़ता। मैंने कुमुद जी से कहा तो वे मेरे साथ चल पड़ी। मैंने पब्लिक बूथ से फोन पर माँ को सारी बात बता दी और हिदायत दी कि अगर ससुराल से कोई भी पूछताछ करे तो कहना आपको कुछ नहीं पता। माँ ने बताया कि कपीश का फोन आया था, गुस्से में मेरे बारे में पूछ रहा था, लेकिन तब तक माँ को किसी बात का कुछ पता नहीं था, इसलिए वे कुछ जवाब न दे सकी। लेकिन उन्हें चिंता थी कि न जाने मैं कहाँ हूँ। मैंने माँ को आश्वस्त किया कि मैं सुरक्षित हूँ अपनी सहेली के घर और आप चिंता न करो। कुछ समय बाद मैं आपके पास खुद आ जाऊंगी। माँ को फिर फोन करने का आश्वासन दे मैंने फोन रख दिया और कुमुद जी के साथ वापस हो ली। कई योजनाएं बनानी थी अब, अपने लिए और अपने माता पिता के जीवन के लिए। मुझे न्याय के लिए लड़ना था। ससुराल वालों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ देना था। छौदी हुई औरत का जामा पहनकर नहीं जीना था मुझे। दिमाग में क्रोध और बदले का मिला जुला ज्वार भाटा उमड़ रहा था। कई दिन लग गए मुझे अपनी बिखरी हुई ताकत और जिंदगी समेटने में। अब तक मैं कुमुद जी के साथ ही रह रही थी। पुलिस स्टेशन के कई चक्कर लगाने के बावजूद कुछ कार्यवाही नहीं हो पा रही थी। हिम्मत कभी डूबती तो फिर से अपने दुखों को अपनी ताकत बनाने की कोशिश करती। थाने में एक परिपक्व आयु का सिपाही अक्सर मुझे बाहर दिखता। थाने के कर्मचारी मुझे अब अनदेखा करने लगे थे। कारण क्या था पता नहीं, लेकिन ऐसा लगता था जैसे वे लोग मेरे केस के सिलसिले में कोई कदम उठाना ही नहीं चाह रहे थे। मुझे रोज इस तरह से थाने जाते और बिना किसी अपेक्षा के वापस आते देख वो सिपाही मेरा मौन हमदर्द हो गया था। एक दिन वह सिपाही कुमुद जी के घर मुझसे मिलने पहुंच गया। बिना वर्दी के उसे पहचानने में मुझे कुछ क्षण लगे। मुझे लगा शायद थाने ने उसे यहाँ भेजा है, लेकिन वह खुद ही आया था। कुछ झिझकते और कुछ झेंपते हुए बेहद शरीफाना अंदाज में उस सिपाही ने अपना नाम बताया। बहन जी, मेरा नाम गोकुल मिश्रा है और आप जानती ही हैं कि मैं उस थाने में साधारण से सिपाही के ओहदे पर कार्यरत हूँ। जी हाँ, अक्सर देखती हूँ मैं आपको वहां। कहिए कैसे आना हुआ आपका? मैंने भी शालीनता से पूछा। बहन जी, आप रोज ही थाने के चक्कर लगा रही हैं, लेकिन जहां तक मैंने समझा आपको, आप बेहद शरीफ घराने से हैं और इस तरह से आपका अकेले थाने आना मुझे अच्छा नहीं लगा। कारण यह है कि आपके ससुराल वालों ने हमारे अफसरों को अच्छे खासी रकम दी है उनके खिलाफ कुछ भी कदम न उठाने के लिए। इसलिए मुझे लगा आपको जाकर खुद इस बारे में अवगत करा दूं। आप सारी उम्र भी चक्कर काटती रहेंगी तब भी कुछ नहीं होगा। और शायद आपको पता नहीं है कि आपको इस संदर्भ में महिला आयोग केंद्र जाना चाहिए। थाने में आपको यह कोई नहीं बताएगा, क्योंकि पैसे खाकर वो आपके ससुराल वालों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएंगे। गोकुल मिश्रा ने सारी बात स्पष्ट रूप से मुझे कह दी। कुमुद जी मेरे पास ही बैठी सुन रही थीं। हम दोनों ही अवाक रह गए सिपाही की बात सुनकर। गोकुल जी, आपकी बड़ी मेहरबानी जो आपने हमें सही परिस्थिति से अवगत कराया। आपने बहन जी कहकर मुझे मान दिया है और आप भी मेरे लिए आज से बद्ध भाई की जगह हैं। अब आप ही बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं बहुत निराश हो गई थी और अपनी डूबती नैया की पतवार सिपाही के हाथ पकद्धा राह दिखाने की गुजारिश की। बहन जी, मैं तो यही कहूंगा कि अब आप थाने ना आएं। महिला आयोग केंद्र आपके घर से तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर है। आप वहां जाइए और अपनी शिकायत दर्ज कराएं। अगर कुछ होना होगा तो वहीं से होगा। मैं आपको पता लिख देता हूँ। गोकुल मिश्रा ने पता लिखकर दे दिया और बिना चाय पाने पिए ही जल्दी में चला गया। लेकिन उसके आने से मुझे कुछ हौसला हुआ। कुमुद जी ने कहा कि कल वो मेरे साथ चलेंगी और सुबह 11:30 बजे तक हम वहां पहुंच गए। वहां पहुंचकर अपनी लिखित शिकायत दर्ज कराई। अधिकारी ने पूछा कि मैं क्या चाहती हूं, सुलह या सजा। मैंने सुलह करने से इनकार कर दिया कि जिस परिवार ने मेरी इज्जत लूट ली उस परिवार को केवल सजा ही मिलनी चाहिए। मुझे उन लोगों से कोई संबंध नहीं रखना। अधिकारी ने सारी सूचनाएं दर्ज कर ली और आश्वासन दे हमें भेज दिया।
मेरे साथ रहने से कुमुद जी बच्चों को लेकर तो कुछ आश्वस्त हो गई थीं। हालांकि बच्चे ऑफिस से आते हुए वे प्ले स्कूल से साथ ही लेकर घर लौटती थीं। पर अब वे घर में कुछ खुलकर रहने लगी थीं, जैसे कि रोशन लाल को चेतावनी दे रही हो कि दूरी बनाकर रखना, अब नहीं सहूंगी। हम दोनों एक ही कश्ती में सवार होने के बावजूद एक दूसरे का सहारा बने हुए थे, लेकिन रोशन लाल के मंसूबे कामयाब न होने की वजह से वो बेहद बदतमीज हो गया था। उसका वहशीपना उसकी शक्ल पर ही दिखता था, जैसे कोई नरभक्षी हो। नरभक्षी तो वो था ही, औरत के जिस्म का। मैंने माँ पापा को यहाँ का पता नहीं बताया था, क्योंकि वे मुझसे मिलने मन करने के बावजूद भी यहाँ पहुंच जाते, और मैं नहीं चाहती थी कि कुमुद जी के घर का पता उन्हें मालूम हो। कोशिश यही रहती कि फोन पर ही हाल चाल पता लगता रहे। कुमुद जी दफ्तर गई हुई थीं। बच्चियां उस दिन प्ले स्कूल नहीं गई थीं, क्योंकि जिस महिला ने अपने घर पर मेन प्ले स्कूल खोला हुआ था वह अकेले ही उसे चलाती थी, और आज वह किसी रिश्तेदार की क्रिया पर गई हुई थी। न जाने मैं कैसे बताना भूल गई कि मुझे आज तारीख पर महिला आयोग केंद्र जाना है। ऐसी परिस्थिति में वैसे तो कुमुद जी हमेशा छुट्टी ले लेती थी, लेकिन मेरे घर पर रहने की वजह से आज वो बच्चों को मेरे सहारे छोड़ कर चली गईं। अभी 1:30 बज रहा था और 3:30 बजे के करीब बुलाया था। सोचा कुमुद जी को फोन कर देती हूँ। 3 बजे तक मैं निकलूंगी और तब तक तो पहुंच ही जाएंगी। केंद्र भी ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए समय पर तो पहुंच ही जाऊंगी। बच्चों को अकेला रोशन लाल के सर पर छोड़ देना ठीक नहीं। जो बहू को बहू नहीं मानता तो उसकी औलाद को क्या मानेगा। वैसे भी कुमुद जी को अक्सर वो रांड ही कहता है, और बच्चों को तो हराम की औलाद बताता है। ऐसे में बच्चे भी उसकी सरपरस्ती में सुरक्षित कैसे रह सकते हैं। और बच्चों को महिला आयोग जैसी जगह साथ ले जाना न तो सही रहेगा और न मुमकिन ही है मेरे अकेले के लिए। यही तय कर मैं बच्चों को साथ ले बाहर नजदीकी टेलीफोन बूथ पर फोन करने चली गई। कुमुद जी ने कहा, मैं अभी निकल ही रही हूं दफ्तर से, तुम बच्चियों को कमरे में बिठाकर चली जाना। मैं तुम्हारे जाने से पहले पहुंच ही जाऊंगी। हद से हद 5-10 मिनट आगे पीछे हो सकते हैं। कुमुद जी से बात कर मैं निश्चिंत हो गई। मैंने बच्चों को खाना खिला दिया। मुझसे रोशन लाल से सख्त नफरत थी, इसलिए उसका खाना मैंने नहीं लगाया। जरूरत पड्डे डियचने पर खुद ही रसोई से ले लेगा। 2:45 हो गए थे। मैं फटाफट तैयार हुई और कुमुद जी की राह देखने लगी। आती ही होंगी कुछ पल में, अभी मैं मन ही मन विचार कर रही थी। उधर दिमाग में दुविधा चल रही थी कि न जाने आज केंद्र में क्या होगा। आज पहली पेशी थी, शायद कपीश की तरफ से भी कोई आए। घबराहट होने के बावजूद मैं खुद को समझा रही थी और मजबूत बने रहने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। पूरे 3 बज गए। मैंने बच्चों कमरे से बाहर न निकले की हिदायत दी और कहा कि मम्मी बस आने वाली है, तब तक आराम से दोनों बहनें मिलकर खेलें। बाहर निकलते हुए मैंने देखा रोशन लाल अपने कमरे के बाहर ही खड़ा था। एक बारगी तो मेरा दिल उसे देख धक से रह गया। फिर जानकर जाते हुए मैंने ऊंची आवाज में रोशन लाल को सुनाते हुए बच्चों से कहा कि मैं 1 मिनट में तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आ रही हूँ बाहर दुकान से। मेरे पीछे पीछे मत आना। मैं अपना पर्स छिपाते हुए निकल गई। मेरी नजरें बाहर कुमुद जी को ढूंढ रही थीं, पर मुझे भी देर हो रही थी, इसलिए ज्यादा इंतजार नहीं कर सकी। आगे क्या हुआ यह जानने के लिए जुटे रहिए। कल अगली किश्त लेकर हाजिर होंगी। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जुटे रहिए इस तरह की सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियों के लिए।